Hello and welcome, my dear students, to our YouTube channel कल्याणी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे वन स्टेप अहेड को, जो कि लिखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। और ये जो लेसन है वो क्लास 10th एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश बुक में लेसन 8th में है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, मिसाइल मैन, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। So, about the lesson, this lesson is from the writings of the former president of India। तो ये जो लेसन है ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। तो उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसमें से ही एक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। द लेसन हाईलाइट्स हिज फेथ इन गॉड, ही नेवर गॉट disheartened by the failure। तो यहाँ पर इस पोएम इस लेसन में है, आप क्या पढ़ने वाले हैं कि जो एपीजे कलाम थे उनका गॉड में जो फेथ था, विश्वास था, और जिस वजह से वो कभी भी डिसहार्टेड नहीं हुए, निराश नहीं हुए हैं। किससे? अपनी फेल्यूरों से, क्योंकि उनका भगवान में भरोसा था। वन फेलियर लीड अस टू अ ग्रेटर पाथ ऑफ सक्सेस। एक असफलता हमें आगे लेके जाती है एक ग्रेट पाथ पर, सक्सेस के। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ डेस्टिनी। और कभी कभी कुछ ऐसा स्ट्रेंज आपके साथ हो जाता है जो आपके भविष्य दिखा देता है, आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्रू द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट आई वॉच द कंट्री साइड स्लिप पास्ट। तो एक ट्रेन का कंपार्टमेंट हो सकता है, यहाँ पर बैठे हुए एपीजे कलाम। कंपार्टमेंट होता है वन ऑफ द सेपरेट सेक्शन विच अ रेलवे कैरियज इज डिवाइडेड इनटू। तो रेल का जो डिब्बा होता है उसको एक सेपरेट जब होता है ना, आपकी अलग सीट होती है, एक अलग डिब्बा होता है, तो उसको कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो उसकी विंडो पर बैठे बैठे वो देख रहे थे। आई वॉच्ड, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा मैंने देखा, द कंट्री साइड, शहर के बाहर का इलाका, जहाँ पर क्या होता है, लैंड आउटसाइड टाउन्स एंड सिटीज विद फील्ड्स, जहाँ खेत होते हैं, लकड़ी होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो वहां देख रहे थे वो स्लिप पास, वो तेजी से फिसलते जा रहे थे, यानी कि पीछे की ओर जाते जा रहे थे। फ्रॉम अ डिस्टेंस, थोड़ी दूरी से, द मैन इन द फील्ड इन देयर वाइट धोतीज। तो कुछ दूरी पर उन्होंने कुछ आदमियों को देखा खेतों में, जो कि वाइट धोतीज पहने हुए थे। टर्बन एंड टर्बन्स उनका साफा था। एंड द वुमेन फोक, और वहाँ पर लेडीजें थी, इन ब्राइट स्प्लैश ऑफ कलर अगेंस्ट द ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ पैडी फील्ड्स। तो ये सारे के सारे जो कलर्स थे, चीज़ें थी जो उनको दिख रही थी, बैकग्राउंड में पैडी फील्ड्स थे, ये सब कैसा लग रहा था? सीम टू बी इनहैबिट सेम सम ब्यूटिफुल पेंटिंग। ये सब देख के उनको ऐसा लग रहा था कि ये कोई एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग है। आई सैट ग्लूड टू द विंडो। ग्लू का मीन्स होता है टू जॉइन टू थिंग्स टुगेदर यूजिंग ग्लू। जब हम ग्लू लगाते हैं, दो चीज़ों को जोड़ देते हैं। आई सेट ग्लू टू द विंडो, और वो ऐसा लग रहा था कि विंडो से चिपक चुके हैं। ऑलमोस्ट एवरीवेयर पीपल वर इंगेज इन सम एक्टिविटी। हर कोई हर जगह किसी ना किसी काम में बिजी था, इंगेज था, बिजी था। किसमें? एक्टिविटी, कोई काम करने में। विच हैड अ रिदम एंड ट्रंक्विलिटी। तो जो एक रिदम था काम करना, जब हम लगातार काम करते हैं तो उस लगातार करने वाली चीज़ों को हम रिदम बोलते हैं। एंड ट्रिंक्वेलिटी मीन्स होता है क्वाइट एंड पीस, शांति से लगातार काम करते हुए लोग दिख रहे थे उनको। अबाउट इट, मैन ड्राइविंग कैटल। इसके अलावा कुछ लोग अपने पशु चरा रहे थे। वुमेन फैचिंग वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स, और जो महिलाएं थी वो कुएं और झरने, नदियों वगैरह से पानियां भर रही थी। और ओकेजनली अ चाइल्ड वुड अपीयर एंड वेव एट द ट्रेन। अचानक से एक बच्चा ट्रेन के सामने दिखता है, जो हाथ हिलाते हुए उनको दिख रहा था। ओकेजनली, अचानक से एक बच्चा, वुड अपीयर, प्रकट होता है, एंड वेव, वेव यानी कि हिलाना, एट द ट्रेन, तो अपने हाथ ट्रेन की ओर हिलाकर वेव करता है। ठीक है। It is astonishing how the landscape changes one as a one moves northward। Astonishing का मीन्स होता है वेरी सरप्राइजिंग, डिफिकल्ट टू बिलीव।
बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हो, जो आपके लिए बिलीव करने में बहुत मुश्किल हो रही हो, तो इट इज़ एस्टनिंग। ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि जो लैंडस्केप था चेंज होता जा रहा था एज वन मूव नॉर्थवर्ड। जैसे हम आगे की ओर नॉर्थ की ओर जाते जा रहे थे, वो बदलता जा रहा था। द रिच एंड फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द रिवर गंगा एंड इट्स न्यूमरस ट्राइब्यूटरीज हैव इनवाइटेड इन्वेजन्स, टर्मोइल एंड चेंज। तो जो रिच, समृद्ध थी और फर्टाइल, उपजाऊ जो मृदा थी, प्लेन्स थे, मैदान थे, किसके? गंगा नदी के। और इसकी ट्राइब्यूटरीज बहुत सारी, न्यूमरस मीन्स बहुत सारी, ट्राइब्यूटरीज जो छोटी छोटी नदियां एक बड़ी नदी में आके मिल जाती हैं उनको ट्राइब्यूटरीज कहा जाता है। हैव इनवाइटेड, वो बुला रही थी किसको? इन्वेजन्स को। इन्वेजन द एक्ट ऑफ एन आर्मी एंटरिंग अनदर कंट्री बाय फोर्स इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ इट। यानी कि बाहर से जो लोग आते हैं आक्रमणकारी, उनको हम, उनके आक्रमणों को हम क्या बोलते हैं? इन्वेजन्स। ओके। टर्मोइल, टर्मोइल क्या होता है? स्टेट ऑफ ग्रेट एंजाइटी, कंफ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी। एक ऐसी अवस्था जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा हो, आप किसी बात को लेकर श्योर नहीं हो। तो जो गंगा के फर्टाइल मैदान थे, उन्होंने इन्वेजन्स को अट्रैक्ट किया, बहुत सारे आक्रमण होते रहे यहाँ पर, बहुत सारा चेंज हुआ यहाँ पर। अराउंड 1500 BC, लगभग 1500 ईसा पूर्व, fair skinned Aryans swept in through the mountains passes from the far northwest। जो सफेद चमड़ी वाले जो आर्य थे, गोरे जो आर्य थे, वो आते हैं माउंटेन्स को क्रॉस करके, उत्तर पश्चिम एरिया से वो इंडिया में आए। द 10th century brought Muslims who later mingled with the local people and became an integral part of this country। उसके बाद 10वीं शताब्दी के आसपास मुस्लिम्स यहाँ आते हैं और वो यहाँ के लोगों में मिंगल्ड हो जाते हैं। मिंगल्ड यानी कि घुल मिल जाते हैं यहाँ के लोकल लोगों के साथ। एंड बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट, और भारत के ही एक अभिन्न अंग बन जाते हैं। ठीक है। वन एम्पायर गेव वे टू अनदर, एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य में को एक वे दे रहा था, रास्ता दे रहा था। आज ये साम्राज्य है तो कल किसी दूसरे राजा का होता था। रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट मीन्स होता है जीतना भी होता है, बट यहाँ पर रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है कि संघर्ष चलता रहा यहाँ पर हमेशा धर्म को लेके। और ऑल दिस टाइम द पार्ट ऑफ इंडिया साउथ ऑफ द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर रिमेन्ड लार्जली अनटच्ड। और जो इंडिया का सदर्न पार्ट था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद का, वो हमेशा अनटच्ड रहा, वहां तक किसी की पहुंच हो ही नहीं पाई, क्योंकि वो जो एरिया था वहां तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है। वहां के पहाड़, नदियां सब बहुत इतने जटिल हैं कि उनको क्रॉस नहीं किया जा सकता। सेफ बिहाइंड द शील्ड ऑफ विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस। तो जो साउथ इंडिया था वो सेफ था, किसके पीछे? शील्ड, कवच के पीछे। किस किसके? विंध्यांचल पर्वत श्रेणियां और सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस के पीछे। इसीलिए वहां तक बहुत कम लोगों की पहुंच रही है, हार्डली ही बहुत लोग कम पहुंच पाए हैं वहां। द नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा rivers had woven a net of almost unaccessible protection for the tempering Indian peninsula। सो अनएसेसिबल का मीन्स क्या होता है? दैट कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता या पराजित नहीं किया जा सकता। ओके। तो नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा जो नदियां थी, इन्होंने एक ऐसा जाल बुन रखा था जिसकी वजह से कि ये लोग साउथ में एंटर ही नहीं कर पाते थे। अनएसेसिबल, एक ऐसा उसको नष्ट ना करने वाला प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था साउथ इंडिया को। और पेनिसुला मीन्स होता है प्रायद्वीप। तो नीचे का जो हमारा साउथ इंडियन प्रायद्वीप है उसकी बात की जा रही है। टू ब्रिंग मी टू दिल्ली माई ट्रेन हैड crossed all these geographical impediments through the power of scientific advancement। तो जब टू ब्रिंग मी टू दिल्ली, वो कहते हैं कि जब मैं दिल्ली, मुझे दिल्ली लाया गया, या मैं जब मैं दिल्ली आया बाई माई ट्रेन, जब वो अपनी ट्रेन से आते हैं तो वो ये सारे जो जितना भी जाल है, पर्वत हैं, सबको क्रॉस करते हुए आते हैं, नदियों को, पर्वतों को।
तो लिखते हैं कि माई ट्रेन हैड क्रॉस्ड ऑल दीज जोग्राफिकल इम्पेडिमेंट्स। तो उनकी जो ट्रेन है वो इन सब चीज़ों को क्रॉस करती हुई आती है थ्रू द पावर ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट। किसकी क्षमता से? एक साइंटिफिक एडवांसमेंट। ट्रेन्स आए, हमने पर्वतों को काटा, स्पेस बनाया, ट्रेन्स बनाई, अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक्स बनाए। तो इन सब चीज़ों को पार करते हुए हम कहाँ पहुंच जाते हैं? नॉर्थ इंडिया में, जो कि पहले के ज़माने में इतना पॉसिबल नहीं था। आई halted फॉर अ वीक इन दिल्ली। तो वो वहाँ पर दिल्ली में रुकते हैं। द सिटी ऑफ द ग्रेट सूफी सेंट हजरत निज़ामुद्दीन। जो दिल्ली है वो एक महान सूफी संत हजरत निज़ामुद्दीन का शहर माना जाता है। एंड appeared फॉर द इंटरव्यू एट DTD&P। तो वहाँ पर ये क्यों आए थे? एक साक्षात्कार इंटरव्यू देने आए थे। कहाँ पर? DTD&P में। इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। आई डिड वेल। उन्होंने बहुत अच्छे से किया एट द इंटरव्यू, और इंटरव्यू में द क्वेश्चन वर ऑफ अ रूटीन नेचर एंड डिड नॉट चैलेंज माई नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। जो भी क्वेश्चंस थे वो रूटीन क्वेश्चंस ही थे, और उन्होंने उनके जो क्वेश्चंस थे उन्होंने उनको ज़्यादा परेशान नहीं किया। बहुत इजी से क्वेश्चन थे, जो कि ऐसा नहीं था कि उनके चैलेंज किया हो कि वो उनका आंसर ना दे पाए। काफ़ी अच्छे से उन्होंने अपना इंटरव्यू फेस किया था। Then I proceeded to देहरादून for my interview at the Air Force Selection Board। इसके बाद वो जाते हैं कहाँ पर? इंटरव्यू देने के लिए देहरादून। किसके लिए? एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड के लिए। At the selection board, the emphasis was more on personality than on intelligence। तो इस सिलेक्शन बोर्ड में क्या हुआ कि यहाँ पर ज़्यादा एम्फेसिस किस पे दिया गया था? दबाव किस पे दिया जा रहा था? ज़्यादा दबाव इंसान की पर्सनैलिटी पर, क्योंकि एयरफोर्स में हमें हाइट चाहिए, राइट? तो वहाँ पर पर्सनैलिटी मैटर करती है बहुत ज़्यादा, इंटेलिजेंस इतना मैटर नहीं करता है। परहैप्स शायद दे वर लुकिंग फॉर फिजिकल फिटनेस एंड एन आर्टिकुलेट मैनर। आर्टिकुलेट मीन्स होता है गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज ऑफ फीलिंग क्लियरली इन वर्ड्स। अगर आप अपने थॉट्स को एक क्लियर वॉइस के साथ प्रेजेंट करते हैं तो उसको आप बोलेंगे आर्टिकुलेट करना, ठीक है? तो यहाँ पर क्या था? परहैप्स शायद दे आर लुकिंग, वो देख रहे थे एक फिजिकल फिटनेस को और आर्टिकुलेट मैनर को, बात करने के तरीके को। आई वॉज एक्साइटेड बट नर्वस। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था बट उतना ही नर्वस भी था, घबराया हुआ भी था। डिटरमाइंड था, बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय था, बट एंजियस भी था, चिंतित भी था। कॉन्फिडेंट बट टेंस, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, क्या बोलते हैं, मुझे उन्हें ऐसा लगा था कि मैं कर सकता हूँ, बट वो बहुत ज़्यादा टेंस भी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। I could only finish ninth in the batches of 25 examined to select 8 officers for commissioning in the Air Force। तो उन 25 बच्चों के बैच में से सिर्फ 8 लोगों को सिलेक्ट करना था। एंड जो हमारे कलाम जी थे वो 9th पोजीशन पे थे, इसीलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड। उन्होंने कहा मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था, निराश हो गया था। इट टुक मी सम टाइम टू comprehend that the opportunity to join the Air Force had just slipped through my fingers। तो comprehend means होता है अंडरस्टैंड, समझना। तो यहाँ पर उन्होंने समझ लिया था कि जो उनकी अपॉर्चुनिटी थी, मौका था टू ज्वाइन करने का एयरफोर्स, वो बस उनके हाथों से फिसल चुका था, ठीक है। आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड एंड स्टूड एट द एज ऑफ अ क्लिफ। क्लिफ होता है एक हाई एरिया चट्टान का, वहाँ पर खड़े होके बहुत ज़्यादा स्लोपिंग एरिया होता है, काफ़ी ढलान होती है, उसके किनारे खड़े होकर वो बस सोच रहे थे। एंड उन्होंने क्या किया? आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट। उन्होंने खुद को खींचकर बाहर निकाला सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिस से और जाकर एक पहाड़ी के किनारे पर खड़े हो गए। देयर वॉज अ लेक फार बिलो। वहां पर नीचे एक लेक भी थी। आई न्यू दैट द डेज अहेड वुड बी डिफिकल्ट। उन्हें पता था कि आगे आने वाले दिन बहुत ज़्यादा कठिन हो सकते हैं। एंड दे वर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड एंड प्लान ऑफ एक्शन टू बी
prepared. तो उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनके उनको आंसर जानने थे एंड प्लान ऑफ एक्शन टू बी प्रिपेयर्ड. अब उन्हें एक नया प्लान बनाना था. आई ट्रैक डाउन टू ऋषिकेश. इसके बाद वो ऋषिकेश चले जाते हैं. आई बाथ इन गंगा एंड रिवील इन द प्योरिटी ऑफ इट्स वाटर. तो वो गंगा में डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं और उसकी जो प्योरिटी है उसको फील करते हैं. देन आई वॉक टू द शिवानंद आश्रम सिचुएटेड अ लिटिल वे अप द हिल. उसके बाद वो वॉक करते हुए शिवानंद आश्रम जाते हैं जो कि एक पहाड़ी के ऊपर था. आई कुड फील इंटेंस वाइब्रेशंस व्हेन आई एंटर्ड. उनको अपनी बॉडी में बहुत कपकपाहट महसूस हो रही थी जब वो उस आश्रम में प्रवेश कर रहे थे. आई सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ साधुज सीटेड ऑल अराउंड इन अ स्टेट ऑफ ट्रांस. तो वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर में बहुत सारे साधु बैठे हुए थे चारों तरफ और स्टेट ऑफ ट्रांस साधना की मुद्रा में. आई हैड रीड दैट sadhus were physic people who know think intuitively. And in my dejected mood I shout answer to the doubts that trouble me. तो उन्होंने सुन रखा था या पढ़ रखा था. आई हैड रीड, उन्होंने पढ़ रखा था दैट साधुज वर फिजिक पीपल. जो साधु होते हैं वो फिजिक पीपल होते हैं. फिजिक क्या होता है? पर्सन हु क्लेम टू हैव स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर. एक पर्सन जिसका बहुत अच्छा मेंटल पावर हो, उसके दिमाग की क्षमता अच्छी हो और जो कि इंसान को समझ सके इस तरह से. पीपल हु नो थिंग्स intuitively and in my dejected mood. Dejected means होता है sad and depressed. तो उन्हें बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी उस समय उस इंसान की जो उनका दिमाग पढ़ सके. आई शाउट, वो चिल्ला रहे थे. आंसर टू द डाउट्स दैट आर ट्रबल्ड मी. वो मन ही मन चिल्ला रहे थे कि मुझे मेरे डाउट्स का आंसर दो. तो क्या होता है? आई मेट स्वामी शिवानंदा, अ मैन हु लुक्ड लाइक अ बुद्धा. वो एक स्वामी शिवानंद से मिले जो कि बुद्ध की तरह दिख रहे थे. वियरिंग अ स्नो वाइट धोती, बिल्कुल बर्फ जैसी सफेद धोती पहनी हुई थी. एंड वुडन स्लीपर्स, और लकड़ी के खड़ाऊं. ही हैड एन ऑलिव कम्प्लेक्शन एंड ब्लैक पियर्सिंग आईज. पियर्सिंग मतलब है शार्प. बहुत उनकी जो ऑलिव कॉम्प्लेक्शन था बहुत तेज था उनके ऊपर, और उनकी जो आंखें थी बहुत ज्यादा काली और एकदम शार्प थी. I was struck by the irresistible, almost childlike smile and gracious manner. So, irresistible means होता है attractive. I was struck by his irresistible और almost childlike smile and gracious manner. मैंने उनको देखा कि जो उनका अट्रैक्शन था वो बहुत ज़्यादा था. वो स्माइल कर रहे थे एक बच्चे की तरह और बहुत ही प्यार प्यार भरे तरीके से, बहुत ही ग्रेशियस शालीनता वाले तरीके से. आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू स्वामी जी. उन्होंने अपना परिचय करवाया स्वामी जी से. माई मुस्लिम नेम अराउज्ड नो रिएक्शन इन हिम. उनका जो मुस्लिम नाम था उससे उन्हें जब उन्होंने बताया तो स्वामी जी बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुए. उन्होंने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया. बिफोर आई कुड स्पीक एनी फर्दर, इससे पहले कि वो कुछ बोल सके, ही इंक्वायर्ड अबाउट द सोर्स ऑफ माई सोरो. उन्होंने उनके दुख का कारण ढूंढ लिया. ही ऑफर्ड नो एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ही न्यू दैट आई वॉज सैड. उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कि एक्सप्लेन किया था, पता नहीं कैसे उनको मेरा दुख समझ में आ गया. एंड आई डिड नॉट आस्क, और मैंने पूछा भी नहीं था. आई टोल्ड हिम अबाउट माई अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट. इसके बाद उन्होंने जब अपना कारण बताया दुख का, एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था उनका एयरफोर्स सिलेक्शन में. एंड माई लॉन्ग चेरिश डिज़ायर, उनकी हमेशा से जो इच्छा थी कि वो एयरफोर्स ज्वाइन करें टू फ्लाई, हमेशा से उनकी एक उड़ने की इच्छा थी, वो कभी पूरी नहीं हो पा रही थी, उसके बारे में उन्होंने बताया. ही स्माइल, स्वामी जी मुस्कुराते हैं. वॉशिंग अवे ऑल माई एंजाइटी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली.
तो जैसे ही शिवानंद महाराज जी स्माइल करते हैं, वैसे ही अब्दुल कलाम जी की सारी एंजाइटी, जो चिंताएं हैं, वो सब इंस्टेंटली, तुरंत के तुरंत खत्म हो जाती हैं और भाग जाती हैं. दे ही सैड इन अ फीबल बट वेरी डीप वॉइस. देन उन्होंने क्या, बहुत ही फीबल यानी कि वेरी वीक, नॉट अफेक्टिव, बहुत ही शांत आवाज में और बहुत ही डीप भाव भरे शब्द वॉइस में कुछ कहा. क्या कहा? डिजायर, जो इच्छाएं हैं, when it steams from the heart and spirit, when it stems for the heart and spirit, when it is pure and intense. उन्होंने कहा कि जो इच्छाएं हैं, जब वह हृदय व आत्मा में उठती हैं और जब वे शुद्ध व तीव्र होती हैं, तो उनमें क्या होता है? possessed of some electromagnetic energy, उनमें से आश्चर्य से भरी हुई विद्युत चुम्बकीय ऊर्जाएं उत्पन्न होने लगती हैं. This energy is released into the ether each night as the mind fall into the sleep state. और ये जो एनर्जी है, ये रिलीज होती है, मुक्त होती है हर रात को जब आप सो जाते हैं. और each morning it returns to the conscious state reinforced with the cosmic currents. और क्या होता है, हर सुबह जब आप उठते हैं तो ये वापस आ जाती हैं. और reinforce का मतलब होता है टू मेक अ फीलिंग एन आइडिया, कोई आइडिया, कोई फीलिंग लाना, कोई आइडिया बनाना. तो जैसे ही ईच मॉर्निंग, हर सुबह, इट रिटर्न्स, ये वापस आती है टू द कॉन्शियस स्टेट, हमारी दिमाग में फिर से, द कॉस्मिक करंट्स, ये वाली सारी चुंबकीय तरंगें. दैट विच हैज बीन इमेज्ड विल श्योरली एंड सर्टेनली बी मैनिफेस्टेड. मैनिफेस्ट मीन्स होता है टू अपीयर और बिकम नोटिसेबल. तो क्या होगा, तो हमने जिसकी कल्पना की थी, हमने जिसकी छवि बनाई थी, वो सब फिर से हमारे सामने आने शुरू हो जाते हैं सुबह. यू कैन रिली यंग मैन अपॉन दिस eggless promises and surely as you can rely upon the internally broken promise of sunrise and of spring. तो साधु महाराज कहते हैं, नौजवान, तुम इस सर्वकालिक जो वचन है, जो इतने सारे थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, उन पर उतना ही भरोसा कर सकते हो जितना कि तुम हर रोज सूरज के उगने पर और वसंत ऋतु के आने पर करते हो. तो उन्होंने जो कुछ भी कहा, उनकी बातों पर विश्वास करना और उनसे उनका समाधान मिल जाना, ये सब डेस्टिनी थी. When the student is ready, the teacher will appear. जब जो शिष्य है वो तैयार होता है, उसी समय एक गुरु प्रकट हो जाते हैं. हाउ ट्रू, ये कितना सही है. हियर was the teacher to show the way to a student who had nearly gone astray. Go astray का मीन्स होता है to become lost, या जो रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं. तो वही समय था जब कलाम जी बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गए थे, उनका रास्ता भटक रहे थे, रॉन्ग पाथ पे जा रहे थे. उसी समय एक गुरु प्रकट होते हैं और वो उनको इतनी अच्छी बातें बताते हैं. उन्होंने कहा, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी, अपने भाग्य को स्वीकार करो, एंड गो अहेड विद योर लाइफ, और अपनी लाइफ, तुम्हारी जो जिंदगी है, वो तुम्हें जहां ले जाना चाहती है उसके साथ जाओ. यू आर नॉट डेस्टाइन्ड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट. तुम एक एयरफोर्स पायलट बनने के लिए शायद तुम्हारे भाग्य में ना हो. वॉट यू आर डेस्टाइन्ड, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, टू बिकम इज नॉट रिवील्ड नाउ, ये अभी खुला नहीं है, इस बारे में अभी किसी को पता नहीं है. बट इट इज प्रीडिटरमाइंड, बट लेकिन ये पहले से तय है कि भविष्य में क्या होना. फॉरगेट दिस फेल्यूर, इस असफलता को भूल जाओ. एज इट वॉज एसेंशियल टू लीड यू टू योर डेस्टाइन्ड पथ, और ये बहुत ज़रूरी है तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी, भाग्य के पथ पर ले जाने के लिए. सर्च इंस्टीड, ढूंढो, इंस्टीड फॉर द ट्रू पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस, अपने उस पर्पस को ढूंढो, उस कारण के ढूंढो जिसके लिए तुम आज यहाँ हो. बिकम वन विद योर सेल्फ माई सन, और अपने आप को वो बनाओ. माई सन, ऐसा कहते हैं स्वामी जी
सरेंडर योर सेल्फ टू द विश ऑफ गॉड, अपने आप को भगवान की इच्छाओं के सामने सरेंडर कर दो, नमन कर दो, स्वामी जी ने ऐसा उनसे कहा। I returned to Delhi and inquired at the DTP and P about the outcome of my interview. अब वो जब दिल्ली लौटते हैं और सारी जानकारी अपने इस DTP एंड P डिपार्टमेंट में देते हैं कि कैसे उन्होंने इंटरव्यू में उनके साथ क्या हुआ, और इट इन रिस्पॉन्स, और बदले में क्या होता है, आई वॉज हैंडेड माई अपॉइंटमेंट लेटर, उसके बदले में उनको उनका अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया। चूंकि उनकी 9th रैंक थी, लगभग वो सिलेक्ट होने ही वाले थे, तो कोई भी उनको जॉब बहुत आसानी से दे देता, और वो तो खैर साइंटिस्ट ही थे। आई ज्वाइन द नेक्स्ट डे, मैंने अगले दिन ज्वाइन किया एज अ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ ₹250। अगले दिन से उन्होंने एक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का पद संभाला और उनकी सैलरी थी मात्र ₹250 पर महीने। इट दिस वॉज टू बी माई डेस्टिनी, उन्होंने कहा यदि यह मेरी डेस्टिनी है, यह मेरा भाग्य है, आई थॉट लेट इट बी सो, तो इसे ही होने दो। फाइनली आई वॉज फिल्ड विद मेंटल पीस, इसके बाद वो मेंटल पीस, आध्यात्मिक शांति से भर जाते हैं। और नो मोर डिड आई फील एनी बिटरनेस और रेस्टमेंट, इसके बाद उन्होंने कोई भी बिटरनेस, कोई भी कड़वाहट नहीं रखी। रेस्टमेंट मीन्स क्या होता है, फीलिंग ऑफ एंगर और अनहैप्पीनेस, उनके अंदर अब कोई भी ऐसी गुस्सा या नाखुश होने वाली कोई फीलिंग नहीं बची थी, क्योंकि उन्होंने अपने भविष्य को या उनकी जो डेस्टिनी थी, भाग्य था, उसको स्वीकार कर लिया था। सो एट माई फेल्यूअर टू एंटर द एयरफोर्स, जो उनकी फेल्यूअर थी एयरफोर्स में सिलेक्शन ना हो पाने की, ऑल दिस वॉज इन 1958। तो उन्होंने कहा ये सब कब हुआ था, 1958 के टाइम पे। सो द एक्सप्लेनेशन इज ओवर। If you're really liking the video, don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. Like and share video with your friends and classmates. Thank you so much.